हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ लॉ को जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन 1 से रिलेटेड है। फर्स्ट जो लॉ है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो लॉ था उसको डिस्कवर किया गया था 1831 में बाय माइकल फैराडे। ठीक है, इसमें बेसिकली दो लॉ है। फर्स्ट लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग whenever conductor is placed in the varying magnetic field an EMF is induced and if the conductor circuit is closed a current is induced। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी कंडक्टर को हम लोग किसी वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड के पास में रखते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और अगर कंडक्टर सर्किट क्लोज होता है तो उसमें करंट इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि एक मैग्नेट है और एक कंडक्टर सर्किट है। अगर इस मैग्नेट को हम लोग वैरी करते हैं तो फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है, और जब फ्लक्स चेंज होता है तो उस वक्त उस कंडीशन में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और अगर ये जो कंडक्टर सर्किट है वो क्लोज है तो उस कंडीशन में करंट फ्लो होता है। ठीक है, करंट इंड्यूस होता है। तो ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूस्ड फ्लक्स। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है कॉइल में वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूस्ड फ्लक्स के। ठीक है, मीन्स कि जितना ही ज़्यादा जो इंड्यूस्ड फ्लक्स है वो चेंज होगा, जिस रेट से चेंज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है कॉइल में। ठीक है, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, या फिर ई इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, जहाँ पे जो एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, फाई जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, एंड जो ई है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। नेक्स्ट जो है वो है लेंज लॉ। लेंज लॉ जो था वो डिस्कवर किया गया था 1833 में बाई हेनरिक फ्रेडरिक लेंज के द्वारा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द इनिशियल चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये जो लेंज लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होता है करंट का जो कि कंडक्टर में इंड्यूस होता है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो कुछ इस तरह से होता है कि ये जो करंट जो है वो जिसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, जिस वजह से प्रोड्यूस हुआ है, उसी को वो अपोज करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट जो है वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इफ़ वी स्ट्रेच द थंब, मिडिल फिंगर एंड फोर फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट दे मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स दैन द डायरेक्शन ऑफ ईच फिंगर रिप्रेजेंट्स एज। अगर हम लोग अपने जो लेफ्ट हैंड है उसके थंब को, मिडिल फिंगर को एंड फोर फिंगर को स्ट्रेच करते हैं कुछ इस तरह से कि वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, और कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पास में लाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो थंब जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, जो मिडिल फिंगर होता है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जो फोर फिंगर होता है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो थंब जो होता है फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो मिडिल फिंगर जो होता है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो फोर फिंगर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसका यूज बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इफ वी स्ट्रेच द थंब, forefinger and middle finger of right hand in such a way that they make an angle of 90 degree and the conductor placed in the magnetic field experience force, then the direction for each finger is represented as। अगर हम लोग राइट हैंड के थंब, मिडिल फिंगर एंड फोर फिंगर को कुछ इस तरह से स्ट्रेच करते हैं कि ये जो तीनों जो फिंगर है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, तो उस कंडीशन में, और मान लेते हैं कि एक कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के पास में लाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो थंब जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मोशन और फोर्स को, मिडिल फिंगर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है करंट को, एंड जो फोर फिंगर होता है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, इसका यूज बेसिकली इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है एम्पियर्स लॉ।
It states that the line integral of magnetic field around a closed loop is equal to the mu naught times of current passing through the loop. एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड अ क्लोज लूप वो इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप के। ठीक है, ये जो म्यू नॉट है बेसिकली एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है, इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो बी है वो मैग्नेटिक फील्ड है और ये इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई के। ठीक है, म्यू नॉट ये हो गया और ये जो है वो करंट आई जो है वो। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि जो आई है वो बेसिकली करंट है जो कि लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें क्या हो रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है। The magnetic field produced by a long straight conductor is in the form of concentric circle। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के द्वारा ये प्रोड्यूस हुआ है वो बेसिकली कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, दिस सर्कल्स आर इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये जो सर्कल है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। ठीक है, अगर ये जो है अगर ये जो है वो रेडियस है इस कंसेंट्रिक सर्कल का, तो जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई बाई 2 पाई ए। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो डी एल जो है वो बेसिकली स्मॉल लेंथ है फील्ड एलिमेंट का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये जो मैग्नेटिक फील्ड और जो स्मॉल लेंथ जो है मीन्स जो डी एल है वो क्या हो जाएगा टेंजेंशियल होगा फील्ड लाइन के एट पॉइंट पी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी इंटू डी एल इक्वल टू बी इंटू डी एल कॉस जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो बी इंटू डी एल हो जाएगा। अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी इंटू डी एल। ठीक है, और चूँकि ये जो b है वो कांस्टेंट है एट एवरी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन, तो ये जो b होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कुछ इस तरह से होगा। इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन मान लेंगे और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो हमारा जो इंटीग्रेशन ये जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जो एम्पियर्स लॉ है उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, जो एम्पियर्स लॉ होता है उसको यूज करना इजी होता है। एम्पियर्स लॉ जो होता है वो मोर फंडामेंटल होता है, और ये जो एम्पियर्स लॉ होता है वो बेसिकली वैलिड होता है स्टेडी करंट के लिए। नेक्स्ट जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ का यूज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं एम्पियर्स लॉ का प्रोड्यूस बाय अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर सिलेंडर। ठीक है, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए एम्पियर्स लॉ का यूज किया जाता है, और साथ ही साथ फोर्स बिटवीन करंट को फाइंड करने के लिए भी एम्पियर्स लॉ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है बायट-सावर्ट्स लॉ। इसको बेसिकली 1820 में इसको डिस्कवर किया गया था बाय जीन बैप्टिस्ट बायट एंड फेलिक्स सावर्ट्स के द्वारा। द मैग्नेटिक फील्ड due to a current carrying conductor at a distance point is inversely proportional to the square of the distance between conductor and point, and magnetic field is directly proportional to the length of the conductor and current flowing through the conductor। बायट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ डिस्टेंस पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस पॉइंट पे जो करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के बिटवीन कंडक्टर एंड पॉइंट। ठीक है, एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के एंड
करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर के, ठीक है, जो करंट फ्लो होता है कंडक्टर के द्वारा उसके और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये बायट-सावर्ट्स लॉ कहता है। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक डिस्टेंस पॉइंट P है और ये जो dB है वो मैग्नेटिक फील्ड है और ये बेसिकली स्मॉल डिफरेंशियल लेंथ है इसके, और ये जो पॉइंट P है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली R है और ये जो कंडक्टर है वो उसमें करंट I फ्लो हो रहा है और इसके बीच का जो ये जो पॉइंट डिस्टेंस पॉइंट P है और जो ये कंडक्टर है उसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I dl साइन थीटा बाई 4πr²। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 4πr² के, मीन्स ये जो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये जो डिस्टेंस है उसके, ठीक है। अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हो जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वो इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I dl r साइन थीटा बाई 4πr², ठीक है। तो ये बेसिकली बायट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायट-सावर्ट्स लॉ। ये सिमिलर होता है कूलम्ब्स लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ये जो लॉ होता है अप्लीकेबल होता है वेरी स्मॉल कंडक्टर के लिए। दिस लॉ इज अप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये अप्लीकेबल होता है सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट जो है वो है अप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्ट्स लॉ। इसका यूज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर में, ठीक है। टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग आर्क, इसका यूज हम लोग करंट कैरिंग आर्क के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। साथ ही साथ इसका यूज हम लोग करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। साथ ही साथ इसका यूज हम लोग कैलकुलेट करने के लिए करते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल एंड लेंथली करंट कैरिंग कंडक्टर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।